ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में पेंशन विकल्पों की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विशाल शर्मा। जीवन यापन के लिए युवावस्था में हम सभी कुछ न कुछ काम करते हैं और एक समय ऐसा भी आता है जब हम वृद्ध हो जाते हैं और आय का कोई नियमित स्रोत नहीं रहता। ऐसी स्थिति में पेंशन निवृत्ति योजना बहुत काम आती है। एक वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जीवन जीने और अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्तर उसी हिसाब से जीने की भी एक सुविधा पेंशन योजनाओं के जरिए मिलती है। और जैसे जैसे हमारे देश में जीवन की प्रत्याशा बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है और स्फीति भी बढ़ रही है, यानी कि महंगाई भी बढ़ रही है, उसमें जो है ये सेवानिवृत्ति योजना पेंशन स्कीम्स का रोल, भूमिका अगर हम कहें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है पेंशन योजनाएं। भारत में पेंशन विकल्पों की बढ़ती लोकप्रियता, आज इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वर्तमान परिदृश्य हमारे देश में क्या है? दो तरीके से हमें इस सवाल का जवाब चाहिए होता है। एक तो पेंशन उन लोगों के लिए है जो कि काम कर रहे हैं या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं या जो सरकार में काम कर रहे हैं या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें जो काम कर रहे हैं। एक तो वो हो गए पेंशन वाले, तो उनके लिए तो अभी भी है, जैसे ईपीएफओ की पेंशन है, नेशनल पेंशन सिस्टम है, एनपीएस है, ये सारी चीजें हैं। इसमें काफी कुछ जो है मैंडेटरी है। तो जिनमें मैंडेटरी हैं या जो कंपलसरी हैं उनको तो एक पेंशन की सुविधा रहती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए अपनी पेंशन के लिए। तो उनको पहला ऑप्शन तो उनके पास यही है कि वो नेशनल पेंशन सिस्टम को, एनपीएस को ज्वाइन करें, जो कि अलाउड है। जो भी उसकी एक एज लिमिट है, उसके भीतर जो भी आता है वो उसको ज्वाइन कर सकता है। दूसरा, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम गरीब बोलेंगे, जो पुअर हैं, उनके लिए जो है अटल पेंशन योजना है। जो अटल पेंशन योजना है उसमें आपको पेंशन जो है वो 1,000 से लेकर 5,000 तक आपको मिलती है। क्योंकि अभी हमें ये धनराशि कम लगती है, लेकिन उसके लिए अगर हम उसको देखें तो उसके हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से कम होता है। तो कंट्रीब्यूशन होता है और पार्ट पेमेंट जो है वो सरकार करती है। तो एटलीस्ट उनको जो है एक श्योरिटी होती है कि जब वो वृद्ध हो जाएंगे तो कम से कम एक उनको जो है कुछ पैसा उनको मंथली मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपने कहा कि अटल पेंशन योजना है। इस योजना पर अगर हम नजर डालें तो ये अब तक कितनी सफल रही है और इसको और ज्यादा समावेशी हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा कामगार इसके साथ जुड़ सकें। ये एक चुनौती अभी भी बनी हुई है इस अटल पेंशन योजना के साथ। ये तो एक चुनौती हमेशा रहेगी, क्योंकि आप ये अटल पेंशन योजना एक वॉलंटरी योजना है, जो कि मतलब मैंडेटरी नहीं है। जैसे ईपीएफओ में जो लोग कवर होते हैं तो वो जो भी उनके एम्प्लॉयर होते हैं उनको तो मैंडेटरी उनको कवर करना होता है। इसी तरीके से जो सरकार में काम करते हैं उनके लिए भी एक पेंशन योजना होती है, वो उसमें उनको सम्मिलित किया जाता है। लेकिन ये अटल पेंशन योजना ये प्योरली वॉलंटरी है। तो इसको हमको अगर इनकरेज करना है तो हमें कम्युनिकेशन करना है उन लोगों के साथ जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये एक अपने आप में एक चुनौती है। प्लस अमाउंट शायद अभी छोटा लगता हो तो इस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनको लगे कि जब वो 60 साल में या 65 या 70 है, जब भी वो रिटायर होना चाहे। हालांकि पेंशन से अगर हम ये सोचे कि पेंशन से उनका पूरा खर्चा निकल जाएगा तो ऐसा नहीं है, बट पेंशन एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि उनको जो है मदद करेगा जरूर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बात करें तो ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अभी जो ताजा आंकड़े हमारे सामने हैं वो ये बताते हैं कि 24 मार्च 2024 को जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये बताया गया है कि 16 लाख, इस वर्ष जनवरी 2024 में 16 लाख के करीब सदस्य ईपीएफओ के साथ जुड़े। ये तकरीबन इसमें हम देखें तो 8 लाख से ज्यादा मेंबर सदस्य जो हैं ईपीएफओ के साथ जो जुड़े हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ जुड़े हैं, वो नए मेंबर हैं, नए सदस्य हैं, 8 लाख से अधिक। ईपीएफओ जब से ये बना है 1952 में शायद इसकी स्थापना हुई थी, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। तो ईपीएफओ ने अभी तक अपने लक्ष्यों में कितना कामयाब रहा है, आपको क्या लगता है? ईपीएफओ, अगर हम लक्ष्य की बात करें तो ईपीएफओ तो काफी हद तक अपने लक्ष्य में कामयाब रहा है। ईपीएफओ में एक समस्या जो हमेशा से आती है कि उसमें एक मिनिमम पेंशन होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बहुत पहले रिटायर हो गया है लेकिन अभी भी वो जीवित है, तो उसको जो पेंशन है वो फिक्स्ड है।
जैसे पहले सरकार में होता था कि पेंशन जो है, या अभी भी आर्म फोर्सेस के लिए होता है, पेंशन डीए लिंक्ड होती है। तो ईपीएफओ की पेंशन बढ़ती नहीं है, वो एक बार फिक्स हो जाती है तो वो फिक्स रहती है जब तक वो व्यक्ति जिसको पेंशन मिलनी है वो जीवित रहता है। तो हमें एक ये टाइम टू टाइम ऐसा करना चाहिए कि जो मिनिमम पेंशन है उस अमाउंट को हमें धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सरकार की तरफ से कितना योगदान होता है इसमें, और क्या सरकार की तरफ से भी योगदान बढ़ाए जाने की आपको आवश्यकता महसूस लगती है? नहीं, सरकार का तो ईपीएफओ में योगदान नहीं होता है। सरकार तो खाली इसको रेगुलेट करती है, जो कि ईपीएफओ का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का होता है। और एम्प्लॉयर जो है इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, और जो एम्प्लॉय होता है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला होता है। तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार तब आती है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट देते हैं, ईपीएफओ जो है, जो भी उनका कॉर्पस होता है उस पर इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ डिसाइड करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईपीएफओ कोई ऐसा इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर दे जो कि उसकी देने की क्षमता के बाहर हो, तो सरकार तब इंटरफेयर करती है। और जो भी ईपीएफओ का इंटरेस्ट रेट होता है वो सरकार से उसको वेरीफाई कराना पड़ता है, रेक्टिफाई कराना पड़ता है। तो सरकार का डायरेक्ट इंटरफेरेंस तो ईपीएफओ में होता नहीं है। रेगुलेशन जरूर है ईपीएफओ के, वो सरकार रेगुलेट करती है। नेशनल पेंशन सिस्टम की हम बात करें तो एनपीएस की बात करें तो इसमें जो निवेश किया जाता है वो निवेश क्या मार्केट लिंक्ड होता है, उसका रिटर्न किस तरीके से निर्धारित होता है, और हम ये जानना चाहें कि पेंशन किस तरीके से निर्धारित होती है उसमें? पेंशन स्कीम्स हैं अलग अलग तरीके की। जैसे स्कीम्स में कुछ में एन्युटी मिलती है, तो जो पेंशन ऑप्ट करता है, जैसे कि हम बोले कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और जिनके ऊपर ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए तो उनको तो ऑप्ट करना ही पड़ता है, लेकिन जैसे जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं या जो काम नहीं भी करते हैं और एनपीएस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको ऑप्शन दिया जाता है। उनके पास ऑप्शन होता है कि वो किस तरीके से अपनी डिपॉजिट करना चाहें उस पेंशन स्कीम में, उसको किस तरीके से डिपॉजिट करें, और फिर जिस एज तक चाहते हैं, जैसे 60 ईयर्स और 70 ईयर्स तक, जो अमाउंट है वो उनको लमसम मिल जाता है, और एक पार्ट जो है वो एन्युटी में जाता है। एन्युटी में जाने का मतलब ये है कि उससे जो मंथली पेंशन बनती है वो उनको मिलने लगती है। कामगार संगठन जो होते हैं, कर्मचारी संगठनों द्वारा कई बार ये भी समाचार माध्यमों में हमें जानने को मिलता है कि एनपीएस और वो ओल्ड पेंशन स्कीम की भी डिमांड करते हैं। कुछ राज्यों में शायद लागू भी की गई है। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन प्रणाली जो है, सिस्टम जो है, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस जानना चाहें तो वो क्या है, और कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन प्रणाली की क्यों बार बार मांग करते रहते हैं? दोनों में मूल डिफरेंस वो ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको ओपीएस बोलते हैं या पुरानी पेंशन स्कीम बोलते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए होती थी, वो डीए लिंक्ड होती थी। जी। डीए लिंक का मतलब होता था कि उनको डियरनेस रिलीफ मिलती थी, हर जैसे क्वार्टरली जो डियरनेस रिलीफ अनाउंस होती है वो उनको मिलती थी। तो उनकी पेंशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि शायद उस कर्मचारी ने जो अपने वर्किंग एज में या वर्किंग ईयर्स में उतना पैसा नहीं उसको मिला हो जितना कि वो पेंशन ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि उसकी पेंशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और सरकार ने ये रियलाइज किया कि जो सरकार का जो सैलरी बिल है वो कम हो रहा है, पेंशन बिल ज्यादा बढ़ रहा है। जी। तो सरकार के ऊपर जो ये एक आर्थिक संकट था, तो उससे निपटने के लिए सरकार ने जो है 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीए लिंक पेंशन स्कीम खत्म करके नेशनल पेंशन सिस्टम को लागू किया था। तो नेशनल पेंशन सिस्टम में तो आपकी जो पेंशन फिक्स हो जाती है वो फिक्स रहती है, और जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसमें जो भी आपकी पेंशन होती है वो डियरनेस अलाउंस के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो दोनों में मूल डिफरेंस यही है। तो जो नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, एनपीएस है, इसमें जो निवेश होता है वो निवेश आगे चल के मार्केट लिंक जो स्कीम्स होती हैं, चाहे वो इक्विटीज हों या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स हों या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हों, उनमें निवेश किया जाता है। उसका जो रिटर्न जो होता है वो निर्धारित करता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। इससे एक बात यहाँ पर भी ये भी आती है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत, क्या इस नेशनल पेंशन सिस्टम को चुनने वाला जो एक कर्मचारी है या कोई भी व्यक्ति है वो फंड मैनेजर्स बदल सकता है, अपनी मर्जी से चुन सकता है? फंड मैनेजर तो आप एक बार चुन लेते हैं। एक्चुअली ये फंड मैनेजर का इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज फंड मैनेजर्स होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट अब चूंकि पेंशन फंड्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज में पेंशन फंड्स होते हैं, प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, तो वो जो है मार्केट लिंक रिटर्न देते हैं। तो रिटर्न तो इसमें अगर पेंशन फंड मैनेजर जो है अगर वो कॉम्पिटेंट है तो इसमें रिटर्न अच्छे मिलेंगे। अभी तक तो यही देखा गया है कि जो प्रोफेशनली मैनेज फंड मैनेजर्स हैं वो ठीक से काम करते हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस अप्रोच लेते हैं, पार्ट इक्विटी में डालते हैं, पार्ट डेट में डालते हैं, और इस तरीके से वो एक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। तो वहां पे तो खतरे की गुंजाइश जो है वो कम है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत लोकप्रिय रहा है और बैंकों के जरिए भी इसको संचालित किया जाता है, डाकघरों के जरिए भी संचालित किया जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड की सफलता आपको अभी तक क्या लगती है कि ये इतना लोकप्रिय है, तो इसमें जो ब्याज दरें हैं वो आपको लगता है आकर्षक हैं? ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो स्कीम में जो पैसा लगाते हैं लोग, उसमें एक लॉक इन पीरियड भी होता है, कहीं ये एक बाधा बनता है इसमें? ये लॉक इन पीरियड तो इतना बाधा नहीं होता है, क्योंकि जो पीपीएफ है वो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज टैक्स एडवांटेज होता है, जिसके कि लोग जो पीपीएफ को ऑप्ट करते हैं। और पीपीएफ 15 साल की स्कीम होती है और फिर लॉकिंग पीरियड है, उसके बाद आप पार्ट विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं उसमें। अगर आप इसको पेंशन फंड के रूप में देखें तो 15 साल के लिए अगर कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति जो काम करता है वो कुछ मंथली लिमिट है 1.5 लाख तक की, उससे ज्यादा नहीं डिपॉजिट कर सकते और मंथ में एक ही बार डिपॉजिट कर सकते हैं। ये इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि टैक्स एग्जम्प्ट है इसमें, और क्योंकि जब आप विड्रॉल करते हैं उस समय भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो इसलिए ये स्कीम जो है पॉपुलर है। और इंटरेस्ट रेट तो जरूर है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ज्यादा लोग इसमें आएंगे। हालांकि इसका इंटरेस्ट रेट जो है पीपीएफ का वो भी मार्केट डिटरमिन्ड है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बना रखा है, उसके हिसाब से वो हर क्वार्टरली जो है इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करते हैं। तो ये एक तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्केट लिंक्ड है और स्कीम अट्रैक्टिव इस वजह से है क्योंकि उसमें टैक्स एग्जम्पशन काफी और मिलते हैं। इसमें जो कंपाउंडिंग का जो रूल जो अप्लाई होता है वो भी इसको आकर्षक बनाता हाँ, है। कंपाउंडिंग तो इसमें होती है और क्योंकि आप विड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए आपका कॉर्पस भी बढ़ता जाता है। जी, और अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें, एक वृद्ध जनसंख्या की बात करें, तो 2021 में तकरीबन 13 करोड़ 80 लाख के करीब हमारे यहाँ वृद्ध लोगों की आबादी थी, जिसमें कि लगभग 7 करोड़ के आसपास महिलाएं भी हैं। और 2036 तक ये जो वृद्ध जनसंख्या की जो बात है, संख्या है, ये बढ़कर के करीब 22 करोड़ से अधिक हो जाने की एक उम्मीद है। तो इन स्थितियों में आपको लगता है कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम वृद्धजनों के लिए होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन को एक बहुत गरिमा के साथ जी सकें? ओल्ड एज पेंशन स्कीम तो कई राज्य चलाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट उसमें कम रहता है और एक जनरल स्कीम है जो सभी पे लागू होती है। तो सोशल सिक्योरिटी का एक ये तो है कि वृद्धों के लिए पेंशन की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि जो लोग यंग हैं, जो लोग थोड़े दिन बाद वृद्ध होंगे, उनको भी चाहिए कि वो अपनी जो है सोशल सिक्योरिटी का जो सरकार की स्कीमें हैं उससे फायदा उठाएं और अपना इंतजाम खुद ही करें, क्योंकि अल्टीमेटली हैंड होल्डिंग तो बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए नहीं की जा सकती है। तो जो काम करते हैं, जो सैलरी अर्नर्स है या जो बिजनेस करते हैं या जो भी कामगार लोग हैं, उनको चाहिए कि वो कोई ना कोई पेंशन स्कीम को अवश्य ऑप्ट करें, जिससे कि जब वो वृद्ध हो तो कोई परेशानी का सामना न करें। पश्चिमी देशों में हम आमतौर पर देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी का एक पूरा सिस्टम होता है, और क्या उसी तर्ज पर हमारे देश में भी कोई ऐसी व्यवस्था लागू हो सकती है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिलती रहे उनकी वृद्धावस्था तक? ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पश्चिमी देशों में पॉपुलेशन कम होती है, हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो शायद सरकार के लिए ये संभव न हो कि सबको एक पेंशन दी जाए। लेकिन जब तक सरकार उस स्थिति में नहीं आती है तब तक तो लोगों को अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में पेंशन विकल्पों की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विशाल शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।